वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज़ विकास, योर बायोलॉजी टीचर। तो हम लोग अब इस समय आज बायोलॉजी पढ़ेंगे, है ना। हम लोग कुछ यूनिट पढ़ लिए हैं, जैसा कि हमने बताया अभी कुछ टॉपिक हम लोग बायोलॉजी का पढ़ लिए थे। देखिए थोड़ा सा एक बार जल्दी आपके लिए रिकैप कर देंगे, जैसे कि जो टॉपिक है मिनिमम थोड़ा सा एक बार रिकैप कर रहे हैं। देखिए क्या है कि जो आपका क्लास 12th वाली NCERT है ना, यही हम लोग शुरू किए हैं पढ़ने को, है ना। तो इसमें जो है, इसमें पहला यूनिट जो है आपका वो है रिप्रोडक्शन, है ना। ये पहला आपका रिप्रोडक्शन है। अब देखिए रिप्रोडक्शन में, इसके रिप्रोडक्शन में है तो 4 चैप्टर। जैसे हम लोग बात करेंगे तो पहला क्या था, बताइए आप, पहला क्या था? हाँ, पहला था ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये था, और दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। और तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये है। और चौथा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है मोहन जी। तो हम लोग इसमें क्या किए हैं कि देखिए एक्चुअली आपके सिलेबस से जो ये वाला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको हटाया गया है ना। ये बोर्ड से भी हटाया गया है और नीट से भी हटाया गया है। अच्छा, इसको हटाने का रीज़न ये है कि आपको बताया गया है उसमें कि आप इसको पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको हटा दिया गया। मतलब इसका मतलब ये हो कि आप बेसिक बातें जानते हैं, है ना, इसलिए इसको हटा दें। लेकिन हमको वो बेसिक चीज़ें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको भी पढ़े थे, है ना, कि थोड़ा सा इसमें क्या पढ़ना होता है हम लोग पढ़े। हम लोग इसको फिर से पढ़ लेंगे दोबारा, ठीक है। अब देखिए दूसरा चैप्टर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। मतलब जो पुष्प वाले पौधे हैं उसमें लैंगिक जनन कैसे होते हैं, तो वो प्रोसेस चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। तो ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। कुछ वीडियो भी आपको उसमें मिलेगी, आप इस कोचिंग चैनल पर जाएंगे ना, नीचे कुछ वीडियो हम लोग डाले हैं उसका, ये जो लेक्चर हैं कुछ लेक्चर डाले हैं उसमें, तो आप उसको मिल जाएगा, आप उसको कुछ देख भी सकते हैं, जाके देखिएगा। बाकी हम लोग उसको पूरा कवर भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला पूरा है ना। हाँ, ये ह्यूमन वाला शायद पूरा डाला है, तो इसको आप जाके देखिएगा, उसमें पूरा आप देखिएगा। ऐसा नहीं हम नहीं पढ़ाएं उसको, हम लोग पढ़ेंगे दोबारा, लेकिन उसको आपको पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बात में आ गई। अच्छा देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है ना कि अपने समान संतान उत्पन्न करना, यही तो रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन 2 टाइप से हुआ करता था, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे तो था। मतलब एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन, है ना। तो अब इसमें हम लोग को पढ़ना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी क्या प्रोसेस होता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, जैसे बात कर दे जल्दी से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो उसमें क्या बनेगा। पहली बात तो ये होता है बाई पेरेंटल, है ना। ये बात आपको समझ में आ रही है, बाई पेरेंटल, है ना। अब बाई पेरेंटल मतलब इसमें 2 पेरेंट्स होंगे, मेल फीमेल दोनों मिलेंगे, उनका गैमेट बनेगा। और गैमेट जब बनेगा तो जैसे कि देखिए मान लो इधर एक मेल है, इधर क्या है, एक फीमेल है, इन दोनों से गैमेट बना और ये गैमेट फ्यूज किया और एक जाइगोट बना, ये चल के आगे क्या बनाया, एम्ब्रियो, फिर यही बना देगा बेबी। यही तो प्रोसेस है। तो इन सब का स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आप अगर क्लास 12 में पढ़े हैं तो इतना तो थोड़ा बहुत जानते होंगे ना। हम लोग जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई नई बात नहीं आएगी उसमें, थोड़ा बहुत पीछे से लिंक होगा, लेकिन ये है कि आपको बात समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे नहीं आ रहा तो आप बताइएगा, हम उसको फिर से जाकर रिपीट कर देंगे, ठीक है। अब ये कि अभी जैसे रिपीट हम लोग करेंगे, लेकिन ये कि कुछ बच्चे और आ जाए तब, अब अलग अलग करेंगे तो फिर थोड़ा सा फिर से वही कोर्स पीछे रहेगा, आगे भी नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बात समझ आ गई। तो चलिए हम लोग आज यही वाला चैप्टर फिर पढ़ते हैं
हम लोग का चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब इसको अगर हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं स्वास्थ्य जनन। मतलब हाँ, मतलब देखिए ऐसा आदमी कहता है ना, आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, है ना। फिट मतलब क्या होता है कि उसको कोई बीमारी ना हो, है ना। अच्छा जानते हैं एनसीईआरटी जो है, या एनसीईआरटी क्या या कोई भी चीज़ ना अपने आप को बताता है कि लोगों को हम कैसे जाने कि वो फिट है, सर है, मतलब उसको कोई बीमारी ना हो। और दूसरी बात ये हो कि बीमारी ना हो, केवल वही फिटनेस नहीं है ना। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे क्या 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 क्राइटेरिया है लोगों को स्वस्थ रहने का। इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल बताएं कि हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, हमको कोई बीमारी नहीं है और हमारी सोच अच्छी है ना। मतलब हम अच्छे सोच पा रहे हैं, मेरा सामाजिक जो है बिहेवियर है वो अच्छा है, लोगों से मेरा अच्छा कनेक्शन है ना, मेरे अंदर मानवता है, ये सारी बातें। और हम रिप्रोडक्टिवली भी फिट हैं, मतलब हम रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, सामाजिक भी हैं, इमोशनल भी हैं, लोगों को समझते भी हैं, है ना। जिसके अंदर ये सारी बातें आएंगी वही हेल्दी माना जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर और आएगा क्या बोलते हैं, हेल्थ एंड डिजीजेज। उसमें भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना, उसमें बहुत सारी बीमारियां पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो चैप्टर है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेगा। अब देखिए इसमें तो मोस्टली हमको ये पढ़ना है ना कि हम लोग रिप्रोडक्टिवली कैसे फिट रहें। लेकिन हेल्थ स्वस्थ रहने का परिभाषा क्या हो गई, अलग हो गई, बस नहीं रहे। लेकिन हम लोग रिप्रोडक्टिवली कैसे फिट रहें उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। अब देखिए अगर इसमें पढ़ेंगे तो देखिए फिट रहने का मतलब ये है कि कोई ना कुछ तो ऐसा होता होगा जो कि हमें अनफिट करता है, बस में आ रही है। जो हमको दिक्कत कुछ करता है क्रिएट ऐसा कि हम लोग रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ समस्या बन रही है हमारे इस समाज में, बस में आ रही है ना। तो इसमें जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं, हम लोग इसको क्यों पढ़ना पड़ा, बस में आ रही है ना। तो उसको हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। जैसे कि एक बात एग्जाम्पल है, जनसंख्या जो ज़्यादा बढ़ रही है, रिप्रोडक्शन होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे नहीं, तो वो भी एक समस्या है, बस में आ रही है। तो वो कैसे हो रहा है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, और उसमें जो जो समस्याएं आती हैं उसको कैसे समझाया जाए, एक बात। और दूसरा बात ये समझिए कि देखिए जब बच्चे का जन्म होता है तो वो तुरंत रिप्रोडक्शन तो करता नहीं है, उसका एक एज होगा। कितना एज होता है, कितने बात करेगा, हाँ नहीं, बच्चे जो का जो प्यूबर्टी एज है, एज ऑफ प्यूबर्टी, वो कब कितने साल बाद वो रिप्रोडक्शन करने के लायक होगा, ये वाली एज, इसको ना एज ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे, मेल में बात करेंगे तो मेल कितना होता है, 13 से 15 बेटा, 13 से 15 साल, है ना। अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल 10 से 12 साल में मैच्योर हो जाती हैं, इसके बाद वो रिप्रोडक्शन करने लायक हो सकते हैं। इसके पहले तो इनका रिप्रोडक्टिव मैच्योर नहीं होते हैं, बात में आ रही है। अब देखिए जब कोई भी मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव मैच्योर होना शुरू करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेज आते हैं ना। तो वो चेंजेज आने की वजह से लोगों के अंदर, अगर बच्चे भी मैच्योर नहीं हुए हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ घबराहट आएगी, या कुछ हार्मोनल चेंजेज आएंगे, तो वो हार्मोनल चेंजेज की वजह से जो उनका करने का मन होगा वो काम करेंगे, बस में आ रही है। तो उसका बुरा इफेक्ट भी तो पड़ सकता है। तो उसको समझाना है कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये ऐसे आती हैं, आपको उसको समझना है, क्योंकि बच्चे समझ आ पाएंगे नहीं अभी ये किस लिए आ रहा है, बस में आ रही है। अभी हम लोग उसको पूरी डिटेल समझेंगे। तो इसलिए ये सब बातों को समझने के लिए हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, बस में आई। तो इसलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे, और इसको किस तरह से पढ़ेंगे आपको जब पढ़ाएंगे तो देखिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये अच्छा देखा जाए तो ये आपको एग्जाम में तो इम्पॉर्टेंट है। जब अगर रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आएगा ना तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कम 50% क्वेश्चन इससे आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, है ना। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपने समाज के लिए भी और हेल्थ स्वस्थ रहने के लिए भी, है ना, बस में आ रही है। तो हम लोग इसलिए इसको इस नज़रिया से पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए बहुत सारा है, तो पहले अब हम लोग शुरू करेंगे तो ये जानेंगे कि हम लोग इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, पहले ये समझना है। तो देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना तो बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन हमें सिलेबस अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, हमें उस पर ध्यान रखना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर हमें नीट का एग्ज़ाम निकालना है तो हमें PhD बहुत बड़ी नहीं करनी है ना। टारगेट पे रहना है, स्मार्ट स्टडी करना है, कम पढ़ के अधिक क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस में आ रही है। जो पिछले साल आए हुए पेपर अगर वो हमसे हो पा रहे हैं पढ़ने के बाद, तो इससे अच्छी बात क्या है समझ बता रही है।
बड़ी बड़ी कोचिंग, होल्डिंग, भौकाल, सीसा, एसी, अगर इस सब जाके देख के पढ़ेंगे तो कोई बहुत खास मतलब नहीं निकलने वाला है ना। हम लोग को अपने टारगेट पर रहना है, हमें क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, तो हम लोग उसी तरह से अब क्रम शुरू करेंगे। शुरू करें तो देखिए, पहला टॉपिक हम लोग का इसमें पढ़ना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। मतलब कि अगर जब एज ऑफ रिप्रोडक्टिव आएगी, प्यूबर्टी की एज जब आएगी, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो पहली बात तो हम लोग इसको समझेंगे। फिर दूसरा क्या समझेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन जो होता है, जैसे कि पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ना अच्छी बात है क्या? नहीं है। बहुत पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने को मरेंगे लोग, मर ही रहे हैं, बेरोजगारी किस किस्म की चल रही है आपको पता ही होगा, है ना। और तो पॉपुलेशन बहुत ना बढ़े, उसको हमें कंट्रोल करना है। तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है उसको समझेंगे, फिर उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें, बस में आ रही है, उसको कैसे कंट्रोल करना है उसको भी समझेंगे, बस में आ रही है। अब उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक ये वर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी को गर्भधारण हो गया है ना, अब हम चाहते हैं कि इसको टर्मिनेट करवा दें कुछ दिन बाद, हमें नहीं चाहिए बेबी, तो इसको उसी को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब हालांकि ये इलीगल है, ऐसे करवाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर कुछ दिक्कत है, क्यों करवाया जा रहा है, डॉक्टर का परामर्श लेके और जो हमारे यहाँ पे लीगल कानून बनाए गए हैं उसके दायरे में रह के हम ये करवा सकते हैं। तो हम लोग इसको ही पढ़ेंगे, ये कैसे होता है, क्या होता है, कब जरूरत पड़ेगी, इसको क्यों करवाना पड़ता है, बस में आ रही है, और इसको करवाना सही है कि नहीं है ना, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे बीमारी तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें हमको क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब जो बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं, सेक्स करने से जो बीमारी ट्रांसफर होती हैं, उस बीमारी को भी पढ़ना है, बस में आ रही है। जैसे कि कोई आप बताइए इसका नाम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का कोई नाम आपको मालूम है? कोई ऐसी बीमारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, आइडिया है कोई? बताइए आप। हाँ, एड्स, HIV आप नाम सुने ना, जो ये होते हैं ये सब तो कैसी हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना। तो ऐसे बीमारियां हम भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में। पानी पीने होगा, पी सकते हैं, हाँ। चलिए, और फिर दूसरा देखिए, एक है इनफर्टिलिटी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अगर कोई समस्या हो बताइएगा, हम लोग एकदम मिल के काम करेंगे, कोई मतलब ऐसे भाग दौड़ वाला काम नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि जितने लोग लिमिटेड रहेंगे हम लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रॉपर हम लोग वर्क करेंगे। भाई अगर किसी को जीरो से भी छूटा, हम लोग जीरो से चलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग भाग जाएंगे छोड़ के, किसी को छोड़ के भागना नहीं है। अगर आप मन बना के आए हैं कि हमें नीट की तैयारी करना है, तो आप मन से हम लोग करेंगे, जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास करेंगे, है ना। बहुत टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है। अगर हो रहा है तो 1-2 साल में ठीक है, नहीं कोई दूसरा भी ऑप्शन देखा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग नीट पे ही रहेंगे, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग जब करेंगे अच्छे से करेंगे, एकदम टारगेट हो करेंगे, फोकस होके, और हम लोग मिल के करेंगे काम, बस में आ रही है ना। तो ऐसे होगा। तो अब एक बात और कि बायोलॉजी का वेटेज भी ज़्यादा है नीट में, है ना, क्योंकि आधा बायोलॉजी आता है, आधे में फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बायोलॉजी। अब ठीक है, उसमें रटना है, लोग समझ सकते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बात तो समझना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया। अब लास्ट वाला एक है इनफर्टिलिटी। अब ये है कि जैसे क्या है कि हम लोग ये तो समझ रहे हैं कि बहुत बच्चे पैदा नहीं करने हैं, लेकिन ऐसा भी होता है किसी किसी के बच्चे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो भाई अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको तो इलाज चाहिए ना। कि अब ये है, मान लीजिए किसी के पास भाई 15-20, हाँ जैसे नहीं ऐसे नहीं समझ, किसी के पास 15-20 बीघा ज़मीन है, खेती बाड़ी अपना पूरा विरासत बना के रखा है, अगर उसके एक भी बच्चे नहीं होंगे तो बेचारा टेंशन में रहेगा, है ना, कि मेरा कौन रहेगा मेरा उत्तराधिकारी, तो उसको चाहिए ना। तो
ये इनफर्टिलिटी मतलब वही है जिसको हिंदी में बोलते हैं बांझ, या उसको एक हिंदी में कौन और वर्ड है, नपुंसकता, सुने होंगे ना आप, है ना। ये तो ये सब यही है इनफर्टिलिटी, जिसको बच्चे नहीं होते हैं। तो ये सभी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यही हम लोग के सिलेबस में है। बाकी बातें तो बहुत दुनिया भर की हैं, है ना, लेकिन हमको क्या रहना है, टारगेट पे रहना है। बाकी हमको क्या बताना है, हम लोग लिंक करते चलेंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा वो सब आपको क्लियर होता चलेगा। कोई दिक्कत इसमें है? ये बात समझ आ रही है मेरी बात? मेरे बोलने का तरीका आपको समझ आ रहा है ना? कोई ऐसा नहीं कुछ समझ ना आ रहा हो? चलिए ठीक है, मतलब इसमें कोई, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इन्होंने ये कहा था कि ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए टोटल वेल बीइंग ऑफ, देखिए ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब अगर कोई स्वस्थ है रिप्रोडक्टिव में कैसे कैसे होना चाहिए, देखिए एक तो उसको फिजिकली फिट होना चाहिए और इमोशनली फिट होना चाहिए, है ना, मतलब उसके अंदर इमोशन हो, उसका दिल पत्थर ना हो। भाई किसी को दर्द हो रहा तो उसको थोड़ा एहसास हो यार कि यार मतलब है ना, इसको समस्या है, हम भी थोड़ा इसकी समस्या में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। कुछ लोग होते हैं बहुत जंगली टाइप के, उनसे उससे कोई मतलब नहीं होता, कोई मर जाए कट जाए हमसे क्या मतलब, मेरे पास है AC कार है, अपना घूम रहे हैं, बाहर कोई मर रहा है, अरे थोड़ा सा मदद कर दो यार, है ना। यही सब ये भी होना चाहिए, है ना। और दूसरा देखिए उनका बिहेवियर भी ठीक होना चाहिए, और उसका सामाजिक मतलब सोशल जो है वो भी सही होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी NCERT कह रही है, जो हमको समझना है। अगर हमारे क्वेश्चन बनेगा तो यही सारे चारों पॉइंट रहेंगे, बात समझ रही है। तो जो इन सभी चीज़ों में स्वस्थ है, ठीक है, वही उसको फिट माना जाएगा, बात समझ रही है। तो इन सभी चीज़ों में हमें क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। तो ये कौन कहता है, ये NCERT, और कौन कहता है मोस्टली हमारा WHO। इसका WHO जो इंस्टीट्यूट है, मतलब इसका जो संस्था है, इसका मुख्यालय जानते कहाँ है, जेनेवा में इसका मेन जो जेनेवा है, हाँ, उसमें उसका मेन मुख्यालय है, और इसके हर कंट्री में अपने अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो जैसे ना अभी कोरोना हुआ था, आया था ना, तो आता था ना WHO ने बताया इतना कोविड उस देश में, इतना कोविड उस देश में, ऐसा हुआ। तो जितने भी हेल्थ संबंधी डाटा है और कितना बीमारी कौन कहाँ कैसे हो रहा है, सब कौन देता है, WHO। बात समझ में आई? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए, अब ये आता है पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। सब दिखाई दे रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें पहले तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे और फिर उसके हम लोग क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, बात समझ रही है। देखिए प्रॉब्लम हम लोग यहीं शुरू करते हैं। पहली बात तो अगर अभी जब इतना बात करेंगे, जब अगर रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सबसे बड़ी समस्या तो आएगी जनसंख्या की। जनसंख्या एकदम बहुत तेजी के साथ रॉकेट की तरह एक्सप्लोर करेगी, है ना, बहुत विस्फोट होगा पूरा जनसंख्या का। तो वहीं से ये बात NCERT हमारा सिलेबस स्टार्ट कर रहा है कि सबसे बड़ी समस्या तो आने वाली है, अगर रिप्रोडक्शन होगा तो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अगर लोग अवेयर नहीं रहेंगे, लोग जानेंगे नहीं कि बच्चे पैदा हो सकते हैं, उसको कैसे रोका जाए, इस बार अगर नहीं जानेंगे तो पैदा रिप्रोडक्शन का होगा, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी। हालांकि अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। इससे पहले देखिए लोगों के 7-7, 8-8, 12-12 संतानें हुआ करती थी। अपने पीढ़ी में आप ऊपर चले जाइए, जैसे हम अपना एग्जाम्पल दें, हमारे बाबा के जो बाबा थे, 7 भाई और 4 बहनें, कुल 11 लोग, एक पूरी एक टीम थी क्रिकेट की, समझ रहे हैं। अब सोचिए अब किसी के 11 हो जाए, पहली बात तो कोई फीमेल इतना देर तक टॉयलेट नहीं कर पाएंगी, है ना, और दूसरी बात इतना हो गया तो उसको उसका पालन पोषण कैसे होगा यार, बहुत समस्या हो जाएगी एक लोग के ऊपर, खुद ही इतना बेरोजगारी है। तो सबसे बड़ी समस्या तो आया था एक जो प्रॉब्लम आई हो उसका जनसंख्या की, है ना। तो ये बात है इंडिया में, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम एक है फैमिली प्लानिंग, है ना, इसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। ये है 1951 में स्टार्ट किया गया, जिसको नसबंदी बोलते हैं, समझ में आ रही है। फैमिली प्लानिंग मतलब ये होता है कि आपके पास अगर 2 बच्चे 3 बच्चे हो गए हैं, आप चाहते हैं तो आप सिजेरियन से ऑपरेशन करवा लीजिए, या कोई ऐसा टेक्निक अपनाइए कि आप बच्चे ना होने पाए, इसी को मिलाकर फैमिली प्लानिंग बोलते हैं, है ना। किसी हमारे 2 बच्चे हो गए, अब हमको नहीं चाहिए तो हम जाके ऑपरेशन करवा लिए, अब उसमें क्या करवाए हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात समझ गए। तो उसको हम लोग फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। हमारे इंडियन में ये 1951 में ये स्टार्ट हुआ था, इसी बात को देखते हुए कि यार जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जनसंख्या कंटिन्यू बढ़ रही थी, तो उसको कंट्रोल भी करना होगा, नहीं लोग भूखे मरेंगे, कहाँ रहेंगे, है ना।
क्योंकि उतना उस समय टेक्निक नहीं थी। अब तो अब ना है, थोड़ा थोड़ा लोग भाई खेती भी खूब कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी खूब हो रहा है, दूसरे देश में हम लोग और भी काम कर पा रहे हैं, तो चीज़ें बढ़ रही। लेकिन यह कि उस समय इतना चीज़ें नहीं थी, तो ये बात उसी समय की है ये, ठीक है। अब देखिए दोबारा यहाँ पे एक वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर ऑपरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, एक केयर, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RCH बोलते हैं। ये एक प्रोग्राम्स है। सच प्रोग्राम्स डील्स द फॉलोइंग, मतलब इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, मतलब इनकी भी एक संस्था है ना। ये जो इस संस्था RCH के अंतर्गति हम लोग क्या करेंगे, कुछ बातों पे चर्चा करेंगे जो रिप्रोडक्शन की वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से दिक्कतें हो रही थी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं जिससे कि हमको इन सब समस्याओं का समाधान मिल सके। बात समझ आ गई। देखिए एक तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, गिव अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स फॉर क्रिएटिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी, है ना। पहली बात तो ये है कि जैसे हमने बताया कि जब बच्चा छोटा से बड़ा होगा, यानी 10 साल का लड़की और 12-13 साल का लड़का जब आएगा तो रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होगा, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेज आएंगे, हार्मोनल चेंजेज, उसको कुछ ना कुछ समस्या होगी, तो उससे उसको पहली बात तो अवेयर कराया जाए, ठीक है, कि आप समझो आपके पास ये आएगा लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना है, कैसे संभल के रहना है ना, उसको कैसे बचाना है, इसको बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब करना है, इन सब चीज़ों को उसको अवेयर करना है। यही नहीं केवल उन्होंने सबको अवेयर करना है जो इनसे संबंधित लोगों से ग्रसित हैं। बात समझ गए। तो एक तो पहला काम तो इसका है, तो सब लोगों को पहले अवेयर करो, लोगों को जानकारी तो दो, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं ये सब चीज़ें क्या हो रही है, ऐसे उसे जानकारी देना पड़ेगा। तो ये जानकारी देना भी एक प्रकार का एक ये इसका एक स्टेप है ना। अब देखिए ऐसे ये क्या है ना, एक संस्था, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि हम लोगों को पढ़ाएंगे, और हम लोग पढ़ाएंगे तो कोचिंग खोलें तो स्कूल खोलें, तो कोई ना कोई मेरी संस्था बनेगी ना। तो बस वही एक हमारी एक संस्था बनाया गया, इसमें ये प्रोग्राम लाया गया कि हम लोग ये चीज़ करने वाले हैं। बात समझ गए। अब दूसरी बात देखिए यहाँ पे क्या है, ये एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल केयर प्रोग्राम, मदर पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। देखिए इसमें देखिए बहुत बड़ा पॉइंट छिपा हुआ है। देखिए पहली बात ये क्या कह रहा है कि आप ऐसे लोगों को, पहली बात तो इनको आप एजुकेट करिए, पीपल्स को, लोगों को पहले ऐसे आप पढ़ाइए, लोग समझदार हों इस बात के लिए कि बर्थ को कैसे कंट्रोल करें, मतलब अनायास बच्चे ना पैदा हों, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, पहले आप उसको पढ़ाइए। जैसे एक एग्जाम्पल बताएं, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो हिंदी में एक निबंध आया करता था लिखने को, हिंदी समझ में पढ़े हो ना आप लोग, और हिंदी में उसको निबंध बोलते हैं, इसे ऐसे को आप निबंध लिखिए, तो उसमें लिखने होता जनसंख्या पे आप निबंध लिखिए, ऐसा आया करता था। तो अभी भी शायद आता होगा, ऐसी बात नहीं है। तो उस समय जनसंख्या ग्रोथ का एक कारण हुआ करता था, मतलब जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, लोग उसका कारण लिखिए। तो जानते हैं उसमें एक इंटरेस्टिंग कारण हुआ करता है, जानते क्या उसमें होता था कि लोगों के पास मनोरंजन का साधन ना होने के कारण लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, उसका एक ये भी कारण था भाई। जैसे क्या है कि हम लोग के पास इस समय क्या है, बहुत सारा मनोरंजन है, मोबाइल गेम, दुनिया भर का टीवी हेन तेन है, पहले के ज़माने में नहीं हुआ करता था। तो लोग क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, उसको मनोरंजन समझेंगे। अब भाई मनोरंजन करो तो उसका प्रोडक्ट भी तो आएगा ना, बस समझ रहे हैं। अब मनोरंजन करोगे अगर तो प्रोडक्ट तो बाहर आएगा, तो वो रिप्रोडक्शन होगा तो बच्चे पैदा होंगे, जब बच्चे पैदा होंगे जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये भी एक, तो हम लोग को उसमें हंसी छूट गई यार, मतलब ऐसे ही गंदी बातें कर रहा है, मतलब ये रिप्रोडक्शन को मनोरंजन का साधन बना दिया यार, ये कैसा मास्टर है, ये सब ऐसा उल्टा सीधा पढ़ा रहा है। लेकिन ये बात अगर देखा जाए तो ये बात चर्चा करने योग्य है, बस समझ रहे हैं ना भाई। अगर हमको पढ़ाना है बच्चों को तो हमें हर एक बात बताना पड़ेगा। एजुकेशन मतलब क्या होता है, लाज शर्म वाली बात नहीं है ना। हमें लोगों को समझाना है, हमें बच्चों को समझाना है सही चीज़, वही तो आगे जाके भविष्य बनेंगे। जब वो समझेंगे नहीं तो क्या करेंगे। और इतना रूड तरीके से बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए कि बच्चे तुमसे कोई खुल के सवाल ही ना पूछ पाए। इतना दूरी तो होनी चाहिए कि बच्चे के अंदर जो कुछ क्वेश्चन आए आपसे पूछ सके बिना झिझक के। वही एक है एजुकेशन का मेन, मतलब इतना पास भी ना ले आया कि आपके सर पर चढ़ जाए, और इतना दूरी भी ना रखें कि आप बच्चे आपसे क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा बच्चा, अरे यार तुमको ये नहीं आता, तुम इतना नहीं जानते, अभी नहीं जानते फिर पूछ रहा है, जानते तो क्यों पूछता आपसे। आप उसको अच्छे से समझाइए,
है ना। तो इसीलिए इसे क्या है, अभी सब बच्चे बात कहाँ करते हैं, छिपाते हैं ना, ये सब जितने भी रिप्रोडक्टिव बात है बच्चे छिपाते हैं, ना आपस में बताते हैं, ना मम्मी पास बताते हैं, ना घर वाले बताते हैं, ना वही दोस्त हैं एक सहारा। अब दोस्त तो सब अपने जोड़ी के होते हैं, जितना हम जानते हैं उतना वो भी जानता है। तो इसीलिए बात ये सब्जेक्ट में आया कि इसको भी चर्चा किया जाए, है ना। अब इसीलिए देखिए ये डाला गया इस चैप्टर में, मतलब 11th-12th में, क्योंकि यही बच्चे हैं लगभग, ये टीनेजर्स, ज़्यादा चेंजेस तो इन्हीं में आता है, तो इन्हीं को ज़्यादा समझाना है कि आप समझो इस बात को। तो ये सब प्रोग्राम करने का मेन यही काम है। अब दूसरा देखिए, अब यहाँ पे ये क्या है कि मदर, जैसे जब प्रेगनेंसी हो तो मदर का केयर अच्छे से होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि प्रेगनेंसी है तो उसको खाना पीना ना दिया जाए, काम खूब चपक के लिया जाए, तो बच्चा ना अच्छे से पल पाएगा, ना मम्मी स्वस्थ रहेगी, ना बच्चा स्वस्थ रहेगा, दिक्कत होगी ना। तो उसको बताएगा नहीं, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेल और फीमेल को बराबर वैल्यू देना चाहिए। जैसे नहीं लड़का हुआ तो ठीक है, लड़की को मुँह फुला लिए, है ना भाई, जिसको ज़रूरत अगर लड़का का है, अब लड़की हो गई, उसके बस में थोड़ी है यार, ये संतान तो एक तो है ना। हाँ हाँ, अब उसमें क्या, अरे दोस्त में किसी का नहीं है, ये तो सब नेचुरल गॉड गिफ्टेड यार, मतलब क्या होगा वो तो ऊपर वाला जानेगा, बस में रहे, उसको स्वीकार करिए, जो भी आया वो आपके अच्छे के लिए आया है, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल, है ना। तो इसको मतलब इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये पहले बहुत हुआ करता था, अभी भी गाँवों में जो बहुत बैकवर्ड एरिया में भी होते हैं, है ना, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब गांव से अगर बिलोंग करते हो, आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपका गांव है कि शहर की हैं आप, कौन सा गाँव है, मतलब कहाँ, मिर्जापुर में ही, हाँ अच्छा। तो मतलब ऐसे दिक्कतें गांव में भी देखने को मिलती हैं, शहरों में होती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये गांव में ज़्यादा हुआ करती हैं, है ना। मोस्टली लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। एक तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि लड़की आएगी तो दहेज देना पड़ेगा, एक तो ये कुरीतियाँ है विवाह वाला, है ना, कि यार जैसा होगा कौन दहेज देगा इतना, लड़का होगा तो हाँ, लड़का होगा तो मिलेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर नालायक निकल गया लड़का तो और समस्या, है ना। तो इसलिए इस सब बातों को सबसे ज़्यादा दिक्कत ध्यान तो इस बात देना है। अब दूसरा देखिए, ये अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्रेशन सोशल इविल लाइक सेक्स एब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, है ना। मतलब पहली बात तो जो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, आप उसके लिए लोग बताइए, ये बहुत समस्या बनेगी, दिक्कत होगी। बहुत सारी सेक्सुअली, जैसे कि अब बच्चे मेच्योर हो गए, अब मेच्योर उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं ना, ये इच्छा होती है कि ये सेक्स करना है, उसको अट्रैक्शन होना है, ये सब बातें आती हैं। अब उसी में अगर फंस गया लाल पीला हरा में तो जीवन चौपट। अब यही उम्र है पढ़ने की, यही उम्र है वो करने की, दिक्कत इसी बात की है, दोनों उम्र साथ में आ गई, पढ़ने वाली भी वो दोनों साथ में आ गई, तो इसको बैलेंस करना है ना। ये तो बाद में आपको हो ही जाएगा, पहले हम अभी अपना करियर बना लें। तो ये सबसे बड़ा, और देखिए इतने बड़े क्राइम होते हैं, जो रेप बलात्कार सब दुनिया में जो हो रहे हैं, ये सब यही तो रीजन है। तो लोगों को अब बताना है कि ये सब चीज़ें इसके लिए नहीं बनी है, अब ये सब चीज़ें बनी है अपने पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए, तो उसका यूज बस उतने के लिए किया जाए। उस पर आपको कंट्रोल अपने दिमाग मन से लगाना पड़ेगा, है ना, अपने दिमाग से लगाना पड़ेगा। और वो तो मेरा बहकी का है ये, तो ये सब चीज़ों को बताने की जरूरत है। तो ये सब बातें इसमें है, बस में है। अब ये सब यही सब उसमें बाद में सिलेबस में है, जब कुछ बातें आएंगी तो ऐसे ही यहीं से क्वेश्चन उठाएंगे, हम लोग कोई इधर उधर बात नहीं पढ़ रहे हैं, बस टारगेट बात पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एम्स एंड नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, है ना। देखिए हमने कहा कि पहले जो है लोगों को इस पर बात करना बहुत गुनाह था, अगर कोई मास्टर इस पर बात कर देगा तो उसको बहुत हे दृष्टि देखा जाएगा, यार ये बहुत गंदा मास्टर है, ये हम लोग की ऐसी बातें करता है ना। बच्चे भी खुद अनकंफर्टेबल फील करेंगे, गार्जियन भी फील करेंगे। लेकिन क्या ये बात सही है? सही नहीं है ना, क्योंकि यही उम्र है बच्चों को सिखाने की, यही उम्र में बच्चे गंदी हरकत कर सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अभी विकसित है नहीं, कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस तो बॉडी में आएंगे, कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, गलती कुछ कर सकते हैं, और गलती करेंगे तो भुगतेंगे वही। तो जो गार्जियन है, जो टीचर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बच्चों को उस तरह से अवेयर करिए, सिखाइए कि बच्चे उस ट्रैक पे रहें, बात में आ रही है, उससे डाइवर्ट ना हो। और उसको अब सच बात ये बताना कि आप ये आपका नेचुरल प्रोसेस है, ये आपको होगा, ये तो होना ही है। खासकर लड़कियों में और देखने को मिलता है, जैसे कि जब लड़की 10 से 12 साल की होगी तो उसका
पीरियड्स आते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, स्टार्ट होते हैं। तो अगर किसी को पहली बार आएगा तो पक्का वो सदमा उसको लगेगा, यार ऐसा ब्लड आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तो अब ये ऐसी बात है वो छिपा लेगी, बोलेगी नहीं, तो हो सकता है वो ब्लड आएगा, इन्फेक्शन होगा, कुछ ऐसा उटपटांग कुछ यूज़ करने की दिक्कत हो सकता है ना। तो वो जिम्मेदारी किसकी है? हमारे गार्जियन की है, हमारे टीचर्स की है, जो हमको एजुकेट कर रहे हैं, जो हमको बारे में बता रहे हैं। वो उसको ऐसे बताएं कि उसको पूरा बात समझ में आए कि आपको ये नेचुरल बातें हैं, ये होंगी, ये होती हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, आप कंफर्टेबल फील करोगे, इसमें कोई ऐसा सोच के गलत कदम नहीं उठाना है। तो ये सारी बातों, इसीलिए ये सेक्स एजुकेशन को स्कूल में पढ़ाना जरूरी समझा गया। पहले नहीं होता था, अब जैसे जैसे इसमें क्राइम बढ़ने लगे, लेकिन आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना, अब धीरे धीरे इसको भी आना चाहिए स्कूल में। अब सबसे ज़्यादा दुश्मन तो ये सोशल मीडिया है। ये तो पुरानी बातें थी, ये 20-30 साल पहले की बातें हैं, हम लोग के ज़माने की। बात समझ आ रही है? आजकल के बच्चे क्या है, रील है, 30 सेकंड की रील, अब क्या क्या मिलता है उसमें पता है सबको। उसी को देख के इतना मैच्योर हो गए हैं कि 10 साल से पहले मैच्योर हो जाते हैं। 9th का बच्चा लिव इन रिलेशन में रहने लगता है। ऐसा होता है यार, ऐसा कुछ है तो नहीं ना? हाँ, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है तो नहीं आपके साथ? कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना है, मतलब लोग समझना इस बात को। तो मतलब अरे हम एक स्कूल पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे एक लड़का था, वो बेचारा 9th में था, मतलब पास होने वाला था। वो बहुत उदास रहता था। उसको हम भेजे इसी स्कूल में ना, काउंसलर हुआ करती हैं, जाओ भाई से काउंसलिंग करो यार, क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि स्कूल में नियम होता है, प्रोटोकॉल है। और बेचारा मैडम बहुत देर तक काउंसलिंग करी, बताए उसको क्या, फिर वो बोलता है रो रो के, मेरा दिल टूट गया है। फिर वो जो है, अब वो मैडम घबरा गई, यार मतलब ये 9th का बच्चा है, इसका दिल टूट गया, इस बात को लेकर टेंशन में है। और फिर बोली जाओ बायोलॉजी वाले सर के पास, वो तुमको कुछ सलाह देंगे, ये दिल जो टूटना है ये सब क्या है वो है। मेरे पास आया, अब मेरे को अंदर थोड़ा हंसी आई एक बार कि यार जिस जमाने में हम लोग के दूध के दांत टूटा करते थे, उस एज में तुम्हारे दिल टूट रहे हैं, समझ रहे हो। तो फिर उसको हम समझाए कि बेटा देखो भाई तुम्हारी लाइफ बहुत है ना। तब उसको थोड़ा बहुत समझ में आया, तब उसका चीज़ें नॉर्मल हुई, आना शुरू किया, है ना। तो अब बच्चे ये सब क्या है, पहले उम्र से पहले उनको ऐसी चीज़ परोसी जा रही है कि वो सब कुछ जानना चाह रहे हैं। भाई हार्मोन चेंज आ रहा है, इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही, बस समझ आ रही है। ये हालांकि थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा सा हम लोग सोशल बात करें, लेकिन ज़रूरी है ये बात समझना, है ना। तो ये सब बातें इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। तो हमको इसको ही पढ़ना, जो सेक्स रिलेटेड जितनी भी बीमारियां वो हैं, समस्याएं हैं, वो सब हमको इसको समझना है, बच्चों को बताना है कि आपको इससे दूर रहना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इस वजह से जब एडोलसेंस आएगा, यानी प्यूबर्टी एज आएगी, तो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं और इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। पसंद है, जैसे खासकर फीमेल में तो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जब एज ऑफ प्यूबर्टी आती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, इसमें ब्लीडिंग होती है ना। आप पढ़े होंगे ना थोड़ा बहुत मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें ब्लीडिंग होता है। अगर ब्लीडिंग होगा तो पक्का इन्फेक्शन तो कुछ ना कुछ करेगा ना। तो वो जो इन्फेक्शन होता है उससे कैसे निपटा जाए, वो चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। बस में आ गई। तो ये सब बातों को बताइए आप, इनसे जितने भी चेंजेज आते हैं उससे आप और सेफ रहें। और ये हाइजीन मतलब सेक्सुअल प्रैक्टिस जो की वजह से जो चीज़ें गंदगी होती हैं, खराब चीज़ें हैं, उससे आप कैसे बचें, है ना। ये सारी बातें आप इसमें समझेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। और दूसरा एक ये है, अब एक उसमें और ध्यान देना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो हैं, जैसे एड्स है ना, गोनोरिया है, सिफिलिस है, आगे हम लोग पूरा पढ़ेंगे उसको। तो ये भी बताना है भैया कि ये सब करोगे तो HIV हो सकता है, जो कि एक लाइलाज बीमारी है ना, आपको घातक हो सकता है। और जानते हैं एक डाटा है कि HIV का ज़्यादा खतरा 15 से 25 साल के बच्चों के बीच में रहता है। ये जो 15 से 25 साल का जो एज है, ज़्यादा खतरा इन्हीं के बीच में रहता है, क्योंकि इस समय रिप्रोडक्टिवली तो मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन दिमागवा कहाँ मैच्योर होता है, कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, है ना। कोई बस मुस्कुरा दी कि बस हो गया, है ना। एक बार अगर उसने मुस्कुरा दिया तो बस तुम मेरी हो यार, या तुम मेरा हो बस, है ना। अब ये बात इस एज में समझ में थोड़ी आएगी, ये तो 30 साल जब डाकेंगे तब समझ में आएगी ना, ये सब मोह माया है ना। तो इसके पहले ही बहुत खतरा है, इसीलिए इस एज में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है
कि बेटा इसमें मत पढ़ना, लाल पीला हर एक चक्कर में मत पढ़ना, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। और कहीं ऐसे बीमारी होने को हुआ तो फिर तो जीवन भी गया और बाकी चीज़ तो गई गई ही, क्योंकि बीमारी लाइलाज है। और बीमारी होती है जिसका इलाज है, लेकिन ये बीमारी अगर हो गई, अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें टेंशन मत लीजिए, कैसे समझना इसको हम लोग कैसे होगा, पढ़ेंगे बस ये सब बातें। इसलिए हमको ये सेक्स एजुकेशन भी पढ़ाना जरूरी है। बात समझ आ रही है? डाइजेस्ट हो रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? दिक्कत होगी बताइएगा, हर समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। अब देखिए दूसरा टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इससे पहले कुछ डाटा देख के आपको आइडिया लगेगा कि आप मनाइए 1900 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी। ये 2000 आते आते एकदम इतना रॉकेट की तरह एक्सप्लोड हुआ कि ये 6 बिलियन पहुंच गई, और 2011 आते आते 7.2 बिलियन पहुंच गया। ये वर्ल्ड की बात है। पूरे हम लोग केवल इंडिया केवल अकेला जिम्मेदार नहीं था, सब लोग साले बढ़ाने के लगे, पॉपुलेशन बढ़ाओ बढ़ाओ। पूरे वर्ल्ड में इतना तेज से पॉपुलेशन, सबसे अधिक वही बढ़ाया था। अब भले कम हो गया, उसमें पॉलिसी लगाया गया, अब वो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा वही बढ़ाया था। बस में आ रही है ना? अब उसके बाद देखिए इंडिया के बाद थोड़ा सा इंडिया का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इंडिया का स्ट्रक्चर, ये जो इंडिया है ये पॉपुलेशन वाइज नियरली 350 मिलियन मतलब बिलियन नहीं मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितना 10 लाख होता है, मालूम नहीं बात? तो 350 मिलियन थी आज़ादी के समय, और ये बढ़ के 1 बिलियन हो गया 2000 में। बस ना नहीं, 1 मिलियन हो गया 2000 में, 1 बिलियन पहुंच गया है ना। और उसके बाद ये 1.2 बिलियन पहुंच गया 2011 में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर 10 साल में जनगणना होता है। बस ना रही है ना, हर 10 साल में जनगणना होता है। तो ऐसे दशक में चलता है, 2011 में हुआ था, अभी 21 में फिर होना था, लेकिन कोरोना आ गया। अगर अभी हो जाए जनसंख्या गणना ना, तो अब हम लोग फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं, चाइना को पीछे कर चुके हैं, है ना, क्योंकि चाइना वाले कंट्रोल कर लिए अपना। अभी एक डाटा इसके पहले मतलब एक ऐसा रैंडम चीज़ें आई थी, बताया गया था कि हाँ, तो लेकिन आगे अगर काउंटिंग हो जाएगा तो हम लोग आगे जा चुके हैं, इसमें नो डाउट है ना। तो ये एक जनसंख्या विस्फोट कैसे हुआ उसका एक सिनेरियो है, एक रेशियो के अकॉर्डिंग। समझ आ रही है? अब ये अकॉर्डिंग 2011 ये जो एनश्योर रिपोर्ट पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा सा ये कम हुआ है, क्योंकि लोग समझदार जैसे होने लगे हैं, थोड़ा बच्चे कम पैदा कर रहे हैं ना। जैसे पहले हुआ करता था ना कि 7, 8, 10, 11, 12, अब एक होगा किसी के पास 1 है 2 है। एक पॉलिसी, हाँ, कुछ ऐसा पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाया कि इस पर कंट्रोल करना जाए। तो जैसे कि एक बार ना उसकी गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की, तो उसको बड़ा टेंशन हुआ था कि यार पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ जाएगी। उन्होंने नसबंदी प्रोग्राम चालू किया और कहा कि सबको नसबंदी करवाना है, जिसके 2 बच्चे हो गए 3 बच्चे, उसको नसबंदी कराना तो कोई कराता ही नहीं था। तो उसने वहीं तानाशाही दिखाया था। उसने क्या किया, उसने बोला जितने भी गवर्नमेंट वाले कर्मचारी हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है कि 5-5 लोग पकड़ के लाओ नसबंदी करवाओ, नहीं तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बेचारे डरे सहमे लेखपाल पुलिस डॉक्टर जा के बसों में लोगों को पकड़ ला रहे हैं, लोग बस से यात्रा कर रहे हैं, पकड़ ला रहे हैं 5 लोगों को, चलो नसबंदी करवाओ। इतना विरोध हुआ उसका, उसको सरकार गिर गई। भाई विरोध होना ही था। आप तानाशाही करने लगे, जबरदस्ती आप लोगों को समझाइए, पढ़ाइए, लोगों को शिक्षा दीजिए कि भाई ये आपके लिए अवेयर करिए लोगों को, ये अच्छा था। मतलब हालांकि उससे थोड़ा सा उसने मतलब देखा जाए तो एक पॉइंट अच्छा भी था, लेकिन ये थोड़ा हिटलर शाही हो गई, लोगों को दिक्कत हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हम तुमको वोट नहीं दिए, लोग हार गए, गवर्नमेंट उसमें हार गिर गई थी। तो हालांकि अब थोड़ा सा ये रेट जो है कम हो गया है ना, अब ज़्यादा तेज बढ़ नहीं रही है, लेकिन ये कि अब दिक्कत तो ये है। अब देखिए यहाँ पे ये एक है रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बढ़ने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, बस में भाई पॉपुलेशन कैसे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भाई रिप्रोडक्शन होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, नो डाउट। और पहले के लोग रिप्रोडक्शन ज़्यादा करते थे, बच्चे ज़्यादा पैदा इसलिए करते थे, उनके दिमाग में एक और सवाल रहता था। सवाल ये रहता था कि मेरे पास अगर 4-5 बच्चे नहीं रहेंगे, बहुत सारी बीमारियां थी, उसका इलाज नहीं था। लोगों को दिमाग में डर रहता है कि अगर मान लीजिए एक बच्चा मर गया बीच में या 2 खत्म हो गए, तो कोई ना कोई तो एक बचेगा ना, मेरे साम्राज्य का राजकुमार। पता लगा सब खत्म हो गए तो फिर कौन बचाएगा। तो ये जो है उनके दिमाग में भी रहता था।
कम से कम 17-18 ठो पैदा कर लो, एक 8 हो तो बच ही जाएगा। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, हमारे पास मेडिकल व्यवस्था थोड़ा मजबूत हुई, लोगों की मरने की दर कम हुई, है ना। पहले क्या था, जैसे गांव में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, हर 2 साल में एक गांव से 1-2 लोग मर ही जाते थे प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी होना नॉर्मल बात थोड़ी है, बहुत केयर करना पड़ता है, बहुत सारे चेंजेज होते हैं। अगर उस हिसाब से आप नहीं चलोगे तो डेथ हो सकता है। तो कहीं पेट में बच्चा मर गया, कहीं मदर मर गई, कहीं भूखमरी से मर गया, है ना, कहीं कुछ बीमारी हो गई, उसको नहीं इलाज हो पाया। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ तो हमारी हेल्थ सुविधाएं जो हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो बेटर होने लग गई। जब बेटर हुई तो लोगों का जो मरने का रेट है वो कम हो गया, और रिप्रोडक्शन का रेट थोड़ा उतना ही था। तो जितने बच्चे पैदा हुए सब जिंदा रह गए, मरे कम। तो एक तो बहुत बड़ा कारण ये भी बना, समझ में आ रही है, कि जैसे इसमें जो है उसका डेथ रेट बहुत तेज़ी से गिरा, मरने वाली संख्या कम हुई, और जन्म रेट उतना ही था। तो मतलब यहाँ पे लिखा है एक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मतलब मदर, है ना, उसको भी ये जो है बढ़ गया, कि मम्मी भी कम मरने लगी, और इन्फेंट मतलब बच्चे जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो भी, उनका भी डेथ रेट कम हो गया। बात समझ आ रही है। जब ये कम हो गया तो पक्का जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अब जिसके साथ है तो सातों बचाने का प्रयास तो करेगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई फ्री में नाली में बहा देगा। बात समझ रहे हैं। तो ये है कि उसमें तो मजबूरी थी, दवा मिल ना पाने कारण से मर जा रहे थे। अब भाई अगर मिलेगी तो कोई क्यों मारना चाहेगा। बात समझ रहे। एक ये हो गया। अब इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, एक ये फैक्टर बहुत बड़ा है। इसका मतलब समझ आ रहे हैं। ये कह रहा है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ कि जो रिप्रोडक्शन करने वाली एज है, जैसे ऐसे समझिए, जैसे हमने मान किया कि यहाँ से एक डायग्राम बना दिए। इसमें कुछ बच्चे हैं 10 साल के, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे 15 से 25 साल के, और कुछ हैं ये 25 से 45 साल के, और फिर इधर मान लीजिए ये 45 से मान लीजिए पूरा 70 साल तक। ये ऐसे कुछ क्राइटेरिया है। तो अब बताइए, जो यहाँ से लगभग ये 15 से लेके 45 तक, यहाँ तक की एज के जो लोग हैं, ये सारे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बात समझ आ गई। तो अगर ये वाले लोग ज़्यादा रहेंगे तो सब रिप्रोडक्शन करेंगे, तो सब बच्चे पैदा करेंगे। ये वाले और इन वालों से कोई खास मतलब नहीं रहेगा, तो इनकी संख्या बढ़ गई। अब देखिए इनकी संख्या कैसे बढ़ेगी। अगर मान लीजिए एक कोई कपल है, मतलब मम्मी पापा हैं, मान लीजिए उसका एज है होगी 30, 32, 35 मान लीजिए एज है। अब उन्होंने 7-8 बच्चों को जन्म दे दिया अपने पूरे लाइफ में, जो उनका रिप्रोडक्टिव लाइफ था। अब 7-8 बच्चे कुछ दिन बाद रिप्रोडक्शन करने हो जाएंगे ना, वो कुछ दिन बाद रिप्रोडक्शन के योग्य हो जाएंगे। लेकिन देखिए वो 2 लोग मिलकर कितने को तैयार किए, 7-8 लोगों को। तो वो तो 2 ही थे, लेकिन उनके बदौलत कितने तैयार हो गए, 8। कौन से एज वाले, इस एज वाले। तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब सब रिप्रोडक्शन तो करेंगी ना। तो एक तो ये भी बहुत फैक्टर पड़ा कि जब बच्चों को बचाने लग गए लोग, बीमारियां कोई नहीं हुई, मरने से बचने लगे, तो उनको इसकी जरूरत ज़्यादा बढ़ गए। अगर बच्चे की संख्या कम ही होती तो बुढ़े ज़्यादा बढ़ जाते। भाई अगर मान लो 2 लोग मिलकर एक बच्चा पैदा करेगा तो वो तो एक ही जवान होगा, और वो 2 लोग बुढ़े हो जाएंगे, तब बुढ़ों की संख्या अगर बढ़ेगी तो जनसंख्या कम होगी। जैसे जापान में जाइए आप, बहुत सारे बुढ़े मिलेंगे। अब चाइना में जाइए, चाइना में बहुत सारे बुढ़े मिलेंगे, बुढ़े ज़्यादा हैं, मतलब बुढ़े मतलब इसके एज वाले ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, तो उन्होंने कंट्रोल कर दिया। जब 2 लोग मिलकर एक ही पैदा करेंगे तो कैसे होगा। बस समझ आ रही है ना। तो ये दिक्कत हो गई। अब इस वजह से क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन और पॉपुलेशन और तेज बढ़ गया। देखिए पॉपुलेशन बढ़ने के बहुत सारे कारण, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब हमारे NCERT के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। बात समझ आ रही है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या चीज़ देखने को मिलेगा। अरे अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोग भूखे मरेंगे, रहने का कोई स्थान कम पड़ेगा, है ना, कपड़े लत्ते कम पड़ेंगे। भाई अगर मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है और 17 तो संतानें हो गई हैं, तो टुकड़ा टुकड़ों में बटेगा,
है ना। रहने के लिए एक घर है, 4 लोग हैं, घर में देखिए कितने टुकड़े होंगे, होगा नहीं होगा। रहने की दिक्कत, खाने की दिक्कत, कपड़े की दिक्कत, अगर नहीं कमा रहा है, बेरोजगार है, सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल घिसका रहा है, क्या करेगा दिक्कत तो आएगी ना। तो ये सब समस्या आएंगी तो जनसंख्या बढ़ने से, तो ये हो गया। फिर लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हमको रोजगार दो, है ना। भाई कुछ करेंगे नहीं, रोजगार तो कहाँ से मिलेगा। अब देखिए, अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जो पॉपुलेशन बढ़ा, ये तो हम लोग पढ़ने वाले थे, पॉपुलेशन जो बढ़ेगा उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, समझ आ रहा है। कोई बोरिंग तो नहीं लग रहा है, मतलब कोई बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना। बोरिंग मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ उबाऊ तो नहीं लग रहा है ना चलिए ठीक है, नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो अब देखिए क्या क्या करना है कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें पहले तो छोटी फैमिली को प्रमोट करना है। एक स्लोगन था, हम दो हमारे, है ना। अगर हम दो हैं, हमारे दो रहेंगे, जनसंख्या बढ़वे नहीं करेगी। जितने हम जो उतने ही वो भी है, उसके दो उसके दो उसके दो बराबर, दो 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 बराबर, वही घर वही मकान सब कुछ वही, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। हमारे भाई हम अभी 2 हैं, मम्मी पापा हैं, कुछ दिन बाद चले जाएंगे, दूसरे आएंगे, बस हो गया, उतने लोग रहेंगे, ये हो गया। और इसको V2/2 एक पॉलिसी मतलब ये वाला गया। कुछ तो ऐसे हैं मेनी के पास, कुछ ऐसे समझदार और समझदार लोग हैं थोड़ा सा, हम दो हमारे एक, वन चाइल्ड पॉलिसी, मतलब कि हम 2 हैं हमारे एक ही होगा और अच्छा रहेगा, बिल्कुल कंट्रोल कर दिए। अब कुछ और समझदार हैं आध्यात्मिक टाइप के, हम ब्याह ही नहीं करेंगे, जब शादी नहीं करेंगे तो और ही हम अकेले रहेंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, जाएंगे हिमालय पर्वत पे आराम से बैठ के, है ना, जीवन यापन करेंगे, अध्यात्म प्राप्त होगा, दोबारा मेरा जन्म नहीं होगा। आध्यात्मिक प्राप्ति होने के बाद दोबारा जन्म थोड़ी आता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त, सबसे अच्छी बात। लेकिन बहुत मेहनत लगता है इसके लिए, है ना, ऐसा नॉर्मल बातें ये नहीं है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद कुछ हमको, एक तो ये है, देखिए विवाह करने का जो एज है बढ़ाया जाए, मतलब बढ़ा क्या, मतलब एक एज लगाया जाए कि 18 साल के पहले शादी नहीं कर सकते हो। अब ये पहले का डाटा है, लेकिन एनसीईआरटी में यही लिखा है 18 और 21, लेकिन इस समय अभी बढ़ा दिया गया है। ये इस 18 को 21 कर दिया गया है और 23 कर दिया गया है, 23 किया गया है, 21 और 23, मान लीजिए 25 जो भी होगा, मतलब उसको बढ़ा दिया गया है ना। अब हम लोग इस पे रहेंगे, क्योंकि हम लोग जो आएगा क्वेश्चन तो इससे आएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी डाटा है, पुराना डाटा है। अगर ये अपडेट होगा तो अपडेट करना पड़ेगा, बस में आ गई ना। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इस एज को, अब देखिए इसको क्यों बढ़ाया, क्योंकि देखिए बच्चे पैदा करने की जो एज है वो फीमेल में 10 से और मेल में 13 से स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी फीमेल की 12 साल में और किसी मेल की 13 साल में विवाह कर दिया जाएगा शादी, तो तभी से बच्चे पैदा करने लग जाएंगे, और 40 साल आते आते पूरा गांव बसा देंगे, है ना, तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो भाई ये कहा गया कि भाई थोड़ा सा इसको एज बढ़ा दिया जाए, कि इसके पहले आप विवाह ही नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे होंगे, समझ आ रही है। उसका 2 कारण था, देखिए एक तो कारण ये था कि बच्चे कम पैदा होंगे, दूसरा कारण है कि जब वो तो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर तो हो गई है या हो गया है, लेकिन अभी वो शारीरिक उसका मेच्योर नहीं हुआ है। हाँ, जैसे क्या, जैसे कहें कि 12 साल की लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो दिक्कत होगा ना उसके अंदर, भाई उसका अभी डेवलप नहीं हुआ है, यूटेरस डेवलप नहीं हुआ, रिप्रोडक्टिव बहुत सारे पार्ट डेवलप नहीं हुए हैं, तो उसके अंदर बेबी को कंसीव करने में समस्या होगी। तो एक तो वो समस्या से निवारण मिलेगा, अब एक बच्चे कम पैदा होंगे, इसीलिए एज जो है ये बढ़ा दिया गया है कि यहाँ तक कर दिया गया। नहीं तो पहले को विवाह 10 साल में लड़की का, 15 साल में लड़कों का विवाह हो जाता था, है ना। अरे उससे पहले तो लोग कोरा में लेके विवाह करते थे, लड़कियों को मम्मी पापा जो है, ये मेरी लड़की है मेरा लड़का है, वो जो शादी में जो शादी में मंडप लगाते हैं उसमें वो उसके मम्मी पापा चक्कर मारते थे, बहुत पहले की बात है ये। लेकिन अभी भी अगर पहले जन्म विवाह का तो दिक्कत होगा ना ये सब। तो ये सारी समस्याएं को कंट्रोल करने में, मतलब ये सब जो सब वो है, मतलब टेक्निक है, कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। पसंद आ गए। ये कंट्रोल करने का एक रीजन है कि हम लोग पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब देखिए दूसरा, अच्छा ये तो जो कंट्रोल है एक दूसरा मेथड होगा कि हम लोग कुछ एक अवेयरनेस फैलाएंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे और 1 चाइल्ड नॉर्म्स लाएंगे, है ना। विवाह की एज जो है थोड़ा सा बढ़ा दी जाएगी,
तो इन सब चीज़ों से समस्याएं जो है इनसे हमको मिलेगा। अब एक बात और है, देखिए अब यहाँ पे एक बात ये है, यहाँ पे लिखा है ना प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव। तो पहले इसको समझने से पहले हमें ये समझना है कंट्रासेप्टिव क्या होती है ना। ये कंट्रासेप्टिव आप सुने कभी नाम? देखिए कंट्रासेप्टिव क्या होता है ना कि आप बच्चे ना पैदा करने का जो टेक्निक अपनाई जाएगी उसको हम लोग कंट्रासेप्टिव बोलते हैं। बात समझ गई? जैसे कि हम चाहते हैं कि बच्चे हमको ना पैदा हो, उसके लिए हम जो टेक्निक अपनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? कंट्रासेप्टिव। तो ये वही है कंट्रासेप्टिव मेथड। अच्छा एक बात और कि ये टेक्निक अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए जब लोग धीरे धीरे समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, लोग समझेंगे बात को, हर चीज़ को जान जाएंगे। तो जैसे हमने कहा कि रिप्रोडक्शन लोग यूजुअली करते हैं, है ना। अगर करेंगे मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब सेक्स करेंगे तो बच्चे तो पैदा होंगे। तो लोग सोचते हैं कि उससे तो हम रह नहीं पाएंगे, बात समझ आ रही है। लेकिन ये कि अगर उसके वो करने के बावजूद करें भी और बच्चे पैदा भी ना हो, ऐसा क्या किया जाए कि ऐसी प्रक्रिया भी हो और बच्चे भी ना पैदा हों, उसी को बोला जाता है कंट्रासेप्टिव। बस समझ गए? मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस करने के बावजूद भी हमें बच्चा पैदा ना हो, तो उसके लिए जो टेक्निक अपनाई जाएगी उसे बोला जाएगा कंट्रासेप्टिव। इसको हिंदी में बोलते हैं गर्भ निरोधक, है ना। गर्भ निरोधक युक्तियाँ जो चीज़ हम अपनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? कंट्रासेप्टिव। ठीक है। अब देखिए इसमें वही बात, अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी होनी चाहिए कि एक तो जो हम लोग आसानी से कर सकें, समझ आ रही है। ये कंट्रासेप्टिव मतलब सेक्स करने के बावजूद भी बच्चे पैदा ना हो, तो वो जो मेथड है क्या करें? कंट्रासेप्टिव। लेकिन उसमें हमको ऐसी चीज़ों को अपनाना है जो हम आसानी से हमको मिल सके और उससे उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, वो चीज़ें इजीली अवेलेबल हो, है ना। और कोई लाज शर्म की बात ना हो, कोई किसी को ऐसा कुछ ना लगे, किसी को कोई दिक्कत हो, है ना। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इसमें जो चीज़ें होगा वो ऐसा कोई है जो कि ये शुड इंटरफेयर विथ सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर्स एंड सेक्सुअल एक्ट, मतलब इन सब के दायरे में रह के हम जो टेक्निक अपनाएंगे उसे बोलेंगे कंट्रासेप्टिव। बात समझ गए? तब लिखा ना आइडियल तरीके से, ये आइडियल तरीके से, ठीक है। तो आप देखिए, अच्छा इसमें एक बात और बनता है, जब हम पढ़ाते थे स्कूल में तो जब ये बात पढ़ाए ना तो एक लड़का बोलता है, इसके अभी जब टेक्निक पढ़ा दिए तो एक लड़का बोलता है कि सर जब इतना ये सब 3-5 करेंगे इससे अच्छा सेक्स करे ही ना यार, सबसे अच्छा। तो हम कहे यार बहुत बढ़िया, ये तो आध्यात्म की बात हो जाएगी। हाँ ये तो आध्यात्म हो जाएगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, समझ बात आई। लेकिन इनसे मानता कौन है? इसीलिए तो लोग अवेयर करने में लगे हैं ना। तो आप लोगों के दिमाग में तो क्वेश्चन नहीं है ना, ये बात तो क्वेश्चन दिमाग नहीं है ना कि इसको करें ही ना, और उसे तो कोई रोकेगा है नहीं, कोई रुक पाएगा नहीं, इसीलिए तो इसकी ज़रूरत पड़ी। नहीं ज़रूरत ही क्यों पड़ती? तो हम लोग आई थिंक आज यहीं तक करेंगे। अगले क्लास में इसका जो मेथड है पूरा मेथड बताएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल अभी बता रहे थे, जैसे कि कंडोम, जैसे कंडोम है उसका यूज़ करने से बच्चे पैदा नहीं होंगे। इससे बहुत सारी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारा मेथड है। तो हम बहुत सारे टूल्स हैं, हम उन सब पे डिस्कस करेंगे कि कौन कब यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ करता है, किस तरह से यूजफुल है ना। तो अगली क्लास में हम लोग उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बस ना हम लोग यहाँ तक समझे। तो आई थिंक आज जो हम लोग डिस्कस किए हैं ये सारा आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग के पढ़ने का तरीका यही रहेगा, है ना। आप इनको बताइएगा मालिक कुछ होगा। देखिए हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, आपको जो है कि कापी आप लेके आइए करिएगा। जब हम लोग पढ़ेंगे तो जो आपको अच्छा लगेगा या हम जो बोलेंगे उसको नोट ना करना है। बाकी ये सब चीज़ें आपको जो है हम आपको भेज देंगे, हाँ ये सब ग्रुप में भेज देंगे, जो आपका एडिशन हो जाएगा आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे वो दिया जाएगा जो पढ़ने का मटेरियल है ना, वो सब चीज़ें अभी कुछ बच्चे हो जाएंगे, कुछ प्रिपेयर हो रहा है, जब हो जाएगा तो आपको दिया जाएगा जब एडिशन हो जाएगा आपका तब, ठीक है। तो अब अगर आपको अच्छा लगेगा क्लास, है ना, तो करिएगा। बस फिर से एक बार कह रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा
एसी, कूलर, शीशा और भौकाल पे हमारे हिसाब से मत जाइएगा। हमारा उद्देश्य है कि हम लोग का समझ में आना चाहिए। और जैसे मान लीजिए क्लास में आप जाइए 400 बच्चे हैं, टीचर आया पढ़ा के चला गया, ना अपना डाउट ले पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, ना वो बता पा रहा है, फिर लेते हैं बढ़िया से वो लोग। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। बस मैंने चलो हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है।